प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम लोग किसको कहेंगे? प्राकृत संख्या हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जैसे गिनना हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4, ये डॉट डॉट बढ़ते रहेगा। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्लियर है? पूर्ण संख्या, जो संख्या शून्य से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 ऐसे ये बढ़ते रहेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, उसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को थोड़ा सा समझिए संख्या रेखा पर। पूर्णांक संख्या हम लोग किसको कहेंगे? ये पूर्णांक संख्या जो है, इसको भी मिटाते हैं। पूर्णांक संख्या एक संख्या रेखा हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन संख्या रेखा में ये क्या होता है? 0 होता है, 1 2 3 4, और ये ऐसे बढ़ते रहेगा, -1 -2 -3 -4, ये इधर बढ़ते जाएगा। ये आपका क्या है? 0 है, 0। इधर यहाँ से इधर जितना है वो क्या है आपका? धनात्मक संख्या है, यानी कि पॉजिटिव नंबर। और इधर जितना भी नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या को हम लोग नेगेटिव नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या हम लोग किसको कहेंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या, ये हम लोग तीसरा नंबर पूर्णांक संख्या। तो सुनिएगा, इसका परिभाषा क्या होता है? शून्य, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, इन तीनों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब आप लोगों से थोड़ा सा समझिएगा, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? ये बोल सकता है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? तो देखिए, पूर्णांक संख्या में आपको प्राकृत संख्या मिलता है, अगर यहाँ से इधर ढक दिया जाए तो 1 से गिनती स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर इधर जितना है इसको हम प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या बोल सकते हैं ना। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या आ गया। उसके बाद आपका क्या है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है, तो बोलना है कि हाँ होता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या क्या है? शामिल है। अगर यही बात बोले कि सभी पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है, तो बोलिएगा हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ से इधर अगर हम बात करें तो ये आपका पूर्ण संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसी को न कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, लेकिन इसी का अगर ऑपोजिट पूछे कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होता है, तो बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता है, ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। फिर बोलेगा क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट, तो माइनस वाला इसमें है नहीं, तो ये भी, इसको भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए, हम लोग पूर्णांक संख्या यहाँ तक समझे, और ऐसे भी आप लोग ये चीज़ें कर चुके हैं, फिर भी आप बढ़िया से अध्ययन कीजिए। 2 तरह का क्वेश्चन इसमें मात्र पूछ सकता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो बोलिएगा हाँ होता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या शामिल है। या ये पूछ सकता है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, बोलिएगा हाँ होता है, क्योंकि इसमें 0 से शामिल होता है। लेकिन इसी का उल्टा अगर पूछे क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होता है, तो आपका आंसर होगा नहीं होता है। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो आपका आंसर होता है नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं है। तो फिर एक बार देख लीजिए कि पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो संख्या आपका बढ़ते जाएगा। जैसे -4 से बड़ा कौन है? -3, -3 से बड़ा कौन है? -2, -2 से बड़ा कौन है? -1, -1 से बड़ा 0, फिर 1 2 3, ये सब एक दूसरे से क्या है? बड़ा संख्या। चलिए, क्लियर हुआ। दूसरे बात, सम संख्या। सम संख्या विषम संख्या इतने छोटी छोटी चीज़ें पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए एक बार देख लीजिए। सम संख्या किसको कहेंगे? सम संख्या जिस संख्या के अंत में 0 2
4, 6 और 8 हो, जिस संख्या के अंत में ये सभी संख्या हो उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसको हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे 0। अब ये यहाँ देखिए सिर्फ अंत वाले अंतिम वाले संख्या देखना, 0 है इसका मतलब ये सम संख्या है ना। बचपन में हम लोग कौन सी परिभाषा पढ़ते थे सम संख्या कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो। अब बड़ी संख्या इतना बड़ा दे देगा, इसको 2 से विभाजित करने जाएंगे तो आपका समय भी ज़्यादा लगता है। सो उतना नहीं करना है, आपको सिर्फ अंतिम वाली संख्या को देखना है। ये अंतिम वाला संख्या देखना है कि यहाँ है क्या। जैसे अगर लिखें 5, 6, 7, 8 तो अंतिम वाली संख्या इसको देखना है, क्या है? 8 है। तो 8 रहता तो उसको हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। बात क्लियर यहाँ तक हुआ? दूसरी बात, विषम संख्या। ये विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में क्या जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल में क्या होता है? जैसे 3 ये, तो अंतिम वाले संख्या को देखना है, क्या है अंतिम में संख्या? 1, तो इसको हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। यानी ये टोटल संख्या जो आपका बन के आया ये कैसी संख्या कहलाएगा? विषम संख्या। तो हम लोग जैसे देखें 2-3 बात को पढ़े, थोड़ा गौर कीजिएगा। क्या पढ़े? प्राकृत संख्या पढ़े। कौन सी संख्या पढ़े? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, पूर्णांक संख्या पढ़े, सम संख्या हो गया, विषम संख्या पढ़ लिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है। इन चीज़ों को जानिए बढ़िया से। सहभाज्य संख्या पूछता है, यहाँ से आप लोगों का एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आता है। ये आपका हो गया क्या? परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। फिर ये संख्या आपसे नहीं पूछा जाएगा, अवास्तविक संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये बेसिक चीज़ें था और आप लोग शायद समझ गए होंगे। चलिए इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। आइए, जो आपका काम का चीज़ है उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, आप ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी बोलते हैं या असंयुक्त संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या का जो परिभाषा होता है, अभाज्य संख्या का क्या परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या पूछता है, तब आपसे ये पूछ सकता है कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो एक अभाज्य संख्या हमारा नहीं है। क्यों नहीं है एक? क्योंकि इसका 2 गुणनखंड नहीं है, ये इसका केवल एक ही गुणनखंड है। और हम लोगों का परिभाषा में क्या कह रहा है? परिभाषा में कह रहा है कि वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो। जिसका कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड। तो यहाँ देखिए 2, जैसे अगर हम 2 लिखें तो 2 जो है ना, इसका 2 गुणनखंड है, 1 और 2। 1 से भी 2 भाग लगता है और 2 से भी ये भाग लगता है, इसीलिए इसका कितना गुणनखंड हो गया? 2। 3 अगर लिखें तो 3 किससे किससे कटता है? 1 और 3, तो इसका भी 2 गुणनखंड है। अब बात यहाँ करें हम लोग 4 का, ठीक है? कितने का? 4 का। तो 4 का जो गुणनखंड होता है, 4 का कितना गुणनखंड होता है? 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, इसीलिए 4 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 5 क्या है? तो 5 आपका अभाज्य संख्या है, 1 और 5 से ही कटता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? 6 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है। और हमारा परिभाषा में क्या लिख रहा है? परिभाषा में कह रहा है कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। 1 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है।
कभी क्वेश्चन में पूछता है कि क्या ये एक अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर होगा एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है एक अभाज्य संख्या? इसलिए अभाज्य संख्या एक नहीं है क्योंकि इसका दो गुणनखंड नहीं है, इसका एक ही गुणनखंड हो। हम लोग बचपन में जो परिभाषा पढ़ रहे थे अब उस परिभाषा को डिलीट कीजिए मन से, ठीक है, वो रखेंगे। आपसे कोई भी अगर पूछे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अगर आप ये बोलते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, तो वो आदमी आपसे फिर तुरंत क्वेश्चन कर सकता है, तब बताइए क्या कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, क्योंकि एक से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है ना। तो इनका जो उचित डिफिनेशन है इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि केवल दो गुणनखंड होना चाहिए, इससे ना कम गुणनखंड हो और ना ही इससे अधिक गुणनखंड हो। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए दो ही गुणनखंड, इसमें तो एक ही गुणनखंड है इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ कह रहा है कि केवल दो गुणनखंड होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा केवल दो गुणनखंड होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है, दो में दो गुणनखंड है, 3 दो गुणनखंड है, 5 दो गुणनखंड है। इस तरह से और सारी संख्या को हम लोग लिखते हैं, जैसे 7 हो गया, 1 और 7 से ही कटता है ना। फिर 9 नहीं होगा क्योंकि 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। और कौन सी संख्या हो गया, तो 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इस तरह का सब संख्या क्या है, ये सभी संख्याएँ अभाज्य संख्या है। बात समझ में आई, अभाज्य संख्या। अब आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या को चेक कैसे करेंगे। देखिए हम फिर आप लोगों को ये बात बता देंगे कि ऐसा कोई मौका मत दो कि आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव छूट जाए। उन सभी टाइप का क्वेश्चन आपको करना है बढ़िया से, ठीक है, चाहे वो अभाज्य संख्या से पूछे, चाहे भाज्य संख्या से पूछे, चाहे कोई भी किसी भी तरह का संख्या से पूछे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एकदम 100% आपका होना चाहिए और उतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आए ही नहीं और फालतू का समय बर्बाद कर दी। चलिए आते हैं अभाज्य संख्या को कैसे हम लोग चेक करेंगे। ऐसे 100 तक तो लगभग सबको पता रहता है कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 100 से बड़ा नहीं देगा आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप जानिए। जैसे हम लोग जानते हैं 2, 3, 5, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 हो गया, 13 हो गया, है ना, 13, 15, 16, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये सब अभाज्य संख्या है। और सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हुई, है ना। 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं, 29 अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है ना। तो ये सभी बहुत तरह का संख्या अभाज्य संख्या है। 37 अभाज्य संख्या, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 से 41 अभाज्य संख्या है ना। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्योंकि 100 तक हम लोगों को लगभग संख्या याद रहती है। और मान लेते हैं कि किसी को अभाज्य संख्या याद नहीं हो, तो हम लोग कैसे उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे हमें चेक करना है कि 53 जो है अभाज्य संख्या है या नहीं है। 53 जो है अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि 53 आपका अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए भाग विधि द्वारा। तो जोड़ा लगाते हैं हम लोग, किससे भाग देंगे, 7 से भाग दीजिए। तो ये हो गया 7 7 49। यहाँ घटाएंगे तो हमारा कितना बच के आएगा, 4। ये तो कट गया, शेष कितना बच के आएगा, 4। और यहाँ कितना है, 7। तो इससे एक बड़ी संख्या लीजिए, 8 है कि नहीं। और 8 के नीचे जितनी अभाज्य संख्या है सबको लिख डालिए। तो 8 के नीचे जितनी अभाज्य संख्या है, तो 2 है, 3 है ना, 5 है, 7 है, इतने अभाज्य संख्या है। अब इन अभाज्य संख्याओं को 53 से भाग लगाइए। जैसे 2, सुनिएगा, अभाज्य संख्या 8 के नीचे अभाज्य संख्या कितना है, 2, 3, 5 और 7। इन सभी संख्याओं से 53 को भाग दीजिए। जैसे 2 से भाग देना है, 3 से भाग देना है, 5 से भाग देना है, 7 से भाग देना है। अगर नहीं कटता है, इन सभी संख्याओं से अगर ये नहीं कटता है, तो ये अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। सुनिएगा, इन संख्याओं से अगर ये नहीं कटता है तो ये कौन सी संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अगर इन संख्याओं से ये कट जाता है तो सोचिए अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। मतलब 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है। तो देखिए पूरा कटता है, 2 से नहीं कटता है, 3 से पूरा कटता है नहीं, 5 से कटता है नहीं, 7 से कटता है नहीं। अच्छा, ये विभाजिता का नियम है। विभाजिता का नियम भी हम एक वीडियो बना के डाल रखे हैं, आप लोग चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब आते हैं कुछ और संख्या ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 87।
87 को भी हम लोग ऐसे ही जोड़ा लगा के भाग देंगे, वर्गमूल निकालते हैं इसको, ठीक है। तो हम 9 से भाग देते हैं, 9 9 होता है 81, बचा शेषफल 6। तो 9 से एक बढ़ के संख्या लीजिए 10, और 10 के नीचे जितनी अभाज्य संख्या है सबको लिख डालिए। 10 के नीचे कौन कौन अभाज्य संख्या है, तो 10 के एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और कोई संख्या ऐसा नहीं। इन सभी संख्याओं से, है ना, इन सभी संख्याओं से 27 को विभाजित कीजिए, और देखिए क्या ये 87 कट रहा है इन संख्याओं से, तो देखेंगे 2 से भाग लग रहा नहीं, 3 से लग रहा नहीं, 5 से लग रहा नहीं, 7 से लग रहा नहीं, इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। फिर से एक बार सुनिए, अगर इन संख्याओं से ये कटता है तो भाज्य संख्या, अगर नहीं कटता है तो अभाज्य संख्या। बात क्लियर हुई। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि देखिए ऐसे भी बहुत बड़ी बड़ी संख्या नहीं पूछेगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो, आप थोड़ा सा याद रखिए, जो बात बताना चाह रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। जैसे हम अंदाज ही ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 137, इसका वर्गमूल निकालिए, पीछे से जोड़ा लगाना है, 1 से भाग दिए तो यहाँ बचा 1 कैंसिल, 1 हो गया कितना 2, इनको उतारता है यहाँ एक ऐसा संख्या बिठाना है जो इसके इक्वल आए या इससे थोड़ा सा कम आ जाए, ठीक है, इसके नज़दीकी की संख्या लेना है। तो अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हमें इससे मतलब होता है। तो यहाँ 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो हो जाएगा 21, यही ना, तो यहाँ शेषफल आपका बच जाएगा 16। कितना लिया, 1। बात समझ में आ रहा है। तो हमारा वर्गमूल परफेक्ट वर्ग संख्या तो नहीं निकला, लेकिन यहाँ कितना बन के आया, वर्गमूल हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बन के कितना आया 11, शेष बच गया ना। इसी के चलते इसमें 1 बढ़ा लेंगे, मतलब 12 लेंगे, और 12 के नीचे जितनी अभाज्य संख्या है सबको लिख देना है। 12 के नीचे अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 है। इन सभी संख्याओं से इसमें भाग दीजिए 137 में। देखिए क्या ये 2 से कट रहा है, क्या ये 3 से कट रहा है, तो आप 3 से भाग देने के लिए सबको जोड़िए, 7 3 10 1 11, नहीं 5 से नहीं, 7 से कट रहा है। अब 7 से भागे, इसको देख लीजिए क्या 7 से कटेगा, 7 1 7, कितना यहाँ बचा, अगर 7 से हम भाग देते हैं तो 7 1 7 होता है, तो यहाँ कितना बचता है 6, यहाँ 6 लिखेंगे, यानी कि 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या 11 से होता है, तो बोलेंगे 11 से भी डिवाइड नहीं होता है। इसीलिए अगर नहीं होता है तो ये अभाज्य संख्या, अगर भाग होता है तो ये भाज्य संख्या। तो भाज्य अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे, पहचानने के लिए बोले, तो क्या आप पहचान सकते हैं भाज्य अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं अब भाज्य संख्या को। या भाज्य संख्या हम लोग समझ गए कि जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, है ना। अब हम लोग समझते हैं कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, भाज्य संख्या का दूसरा नाम है यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या, या इसको कंपाउंड नंबर बोलते हैं। तो भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे देखिए 1 अगर लिखें तो 1 तो अभाज्य संख्या ही नहीं है, तो भाज्य कहाँ से होगा। बात समझ में आ रहा है ना, कि 1 अभाज्य संख्या ही नहीं है तो ये भाज्य क्या है। इसमें कह रहा है कि 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो 1 तो आपका हुआ नहीं, 1 आपका हुआ नहीं। जब 1 नहीं हुआ तो ये क्या होगा, 1 नहीं हुआ, 2 क्या भाज्य संख्या आपका होगा, तो बोलेंगे 2 भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। और परिभाषा में क्या कर रहा है, 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना। 3 आपका भाज्य संख्या है, 1 और 3 से, ये भी आप भाज्य संख्या नहीं है और ये भी भाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से। देखिए 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी, यानी कि सबसे छोटी। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4, ये 4 से ही स्टार्ट होता है ना। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 4 से, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और अपने आप से 4 से भी कटता है। 5 क्या है,
ये अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है, ये भाज्य संख्या आपका नहीं है। 6 आपका भाज्य संख्या है क्योंकि 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी और अपने आप से, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, 6 को भाज्य संख्या कहते हैं। 7 आपका क्या है, भाज्य संख्या नहीं, वो अभाज्य संख्या है। 8 हो गया भाज्य संख्या, 1 से भी कटता है, 2 से, 4 से और 8 से, इसलिए 8 क्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर हो रहा है। 9 कौन सी है, भाज्य संख्या है। 1 से तो कटेगा ही, 3 से भी कटता और अपने आप से मतलब 9 से, तो इस तरह की संख्या को भाज्य संख्या है। अब बोलेंगे इसमें कौन सी क्वेश्चन और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें लाजवाब ढंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस तरह का क्वेश्चन, आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम बताएं, कंपाउंड नंबर। सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम बताएं। इसी का दूसरा नाम है यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, याद रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा 4, और अभाज्य संख्या बोलेगा सबसे छोटी तो आपका होगा 2, ये 2 से स्टार्ट होता है। 1 अब बोलेंगे 1 किस तरह का संख्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो आप बोलेंगे कि 1 जो है, 1 ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रहा है। एकदम एक एक बात को क्लियर करें, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे वो आपसे बनना चाहिए, किसी से बने या ना बने, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा, बहुत कोई बोल रहे थे टेस्ट के बारे में, आप लोग टेस्ट क्लास में ही आके देंगे, बाकी चीज़ें आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़िए, ठीक है। चलिए, सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या किसको कहेंगे, थोड़ा इधर रफ कर लेते हैं। सभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जब 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो, मतलब HCF 1 हो, उसे हम लोग सभाज्य संख्या कहते हैं। सभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ठीक है, इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। कि वैसी संख्या या फिर आप इसको ऐसे लिखिए कि 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या हो, यदि 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड यदि गलती लिख दी है। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक, सुनिए, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक यदि एक हो तो उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक, इस पे फोकस करना। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना हो, 1 हो, तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो, केवल 1, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3, इसका महत्तम समावर्तक कितना होगा, 1 होगा। महत्तम समावर्तक निकालने आ रहा है ना, कि इसमें कॉमन क्या निकल के आएगा, 1 ही आएगा कॉमन, तो यही आपका हो गया महत्तम समावर्तक। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये पिछले लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में आपको LCM HCF दोनों पढ़ाए हैं, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में संख्या वीडियो का जो प्लेलिस्ट है क्लास 10 2021-22 सेशन का है, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। वास्तविक संख्या में ही पढ़ाए हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। पहले LCM और HCF पढ़ाए हैं, उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए, संख्या के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए। मतलब हम लोग समझे कि 2 संख्याओं का जब महत्तम समावर्तक 1 निकल के आ जाए उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3 और 4, तो इसका महत्तम समावर्तक निकालिए, कितना आ रहा है, महत्तम समावर्तक आएगा 1, तो इसको हम लोग कहेंगे सअभाज्य संख्या। 4 और 5 महत्तम समावर्तक आएगा 1,
तो इसको हम लोग बोलेंगे सहभाज्य संख्या। यानी दो संख्याओं का महत्तम समर्थक अगर एक आ जाए तो उसे हम कौन सी संख्या कहेंगे? सहभाज्य संख्या कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोगों के पास क्या है? परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या एक होता है अवास्तविक संख्या। जैसे अवास्तविक संख्या आपसे नहीं पूछेगा, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंतिम में इसको पढ़ा देंगे। यह आपको डिटेल में जानना है क्लास 11th में। क्लास 11th का जब लेक्चर स्टार्ट होगा उसमें आप लोग आराम से देखेंगे। ऐसे तो ऑफलाइन ही क्लास चल रहा है क्लास 11th का, ठीक है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं अगले वीडियो में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।